Good morning class. Today we will discuss our new chapter सरफेस केमिस्ट्री दैट इज़ 5th नंबर. ठीक है. सरफेस केमिस्ट्री अपने नेम से क्या एक्सप्लेन करता है, सरफेस के ऊपर जो भी केमिस्ट्री होगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे चैप्टर में. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, विच डील विद स्टडी ऑफ, ठीक है, फिनोमिनाज occurring at the surface. ठीक है. तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम वो फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं जो सरफेस के ऊपर अक्कर करता है. देखो सरफेस के ऊपर दो तरीके के सरफेस होते हैं. एक होता है एट सरफेस, एक होता है इनसाइड द सरफेस. जो एट द सरफेस होता है हम उसको बोलते हैं एड. ठीक है, एडजॉर्प्शन. ठीक है, एडसॉर्प्शन. और जो इनसाइड होता है हम उसको बोलते हैं एब. ठीक है, एबसॉर्प्शन. हम कहते हैं एब तो इंसान के अंदर ही माना जाता है, कोई सरफेस के ऊपर थोड़ी होता है. और एड जो सरफेस के ऊपर हो, एग्जिस्ट. ठीक है. तो यहीं पे हम कुछ छोटी सी इसका डिफरेंस भी कर लेते हैं कि एडजॉर्प्शन और एबजॉर्प्शन में फ़र्क क्या होता है. देखो मैंने एक बात तो बता दी, ये सरफेस के ऊपर होता है, ये इनसाइड दा होता है. एक पहला पॉइंट हो गया. ठीक है. दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होएगी, ठीक है, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट. ठीक है, फ्रॉम बल्क. यानी कि अंदर के कंपैरिजन में जो सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, एब्जॉर्बेंट के, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. और इसके केस के अंदर क्या आता है, सेम होती है. ठीक है, कंसंट्रेशन सेम होती है एब्जॉर्बेंट की. बात आती है एब्जॉर्बेंट क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा. तीसरा डिफरेंस अगर मैं इसके अंदर देखूं क्या, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में तो ना इसके ऊपर एडजॉर्प्शन, बिल्कुल जो कोई भी सरफेस खाली है उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ बहुत जल्दी ऐड होती जाती है टिल, ठीक है, यानी कि द रेट इज़ हाई एट बिगिनिंग. द रेट इज़ हाई एट बिगिनिंग. ठीक है, बिगिनिंग. और जब इक्विलिब्रियम आता है और उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है. तो इसके अंदर क्या होता है, रेट आपका सेम ही रहता है, रेट सेम, क्योंकि अंदर. और एक बात और है, ये जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है इसको हम बल्क का मतलब है ये अंदर तक एक्सप्लेन होता है. इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है, एक एग्जांपल देखो, इसको हम कैसे ले लेते हैं. जैसे कि आपने क्या किया, एग्जांपल ले लेते हैं हम सिलिका जेल. ठीक है, सिलिका जेल को जब आप वाटर के अंदर डालते हो ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वाटर उसके सरफेस के ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है उसके ऊपर. बट जब उसी सिलिका जेल के अंदर आप CaCl2 डालते हो, सिलिका जेल के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो ये बात, कि जब उसी सिलिका यानी कि वो भी कौन सा, देखो कैल्शियम क्लोराइड है वो अनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब सूखा हुआ होना चाहिए. और जैसे ही आप उसके अंदर डालते हो, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड वो इस सिलिका जेल के जो वाटर होता है ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. यानी CaCl2 के साथ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं H2O, और वो अपने अंदर लेता है. देखो एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको.
जो आपका सॉल्ट होता है, सॉल्ट जहाँ पर अभी देखो बारिश का मौसम है, जहाँ पर भी आपका जिस रूम में मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर, उस रूम के अंदर अगर आप सॉल्ट को डालोगे तो ठीक है, रख दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गीला सा हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर और जनरल एग्जांपल लूँ, देखो जब टी शर्ट या शर्ट के ऊपर इंक गिर जाती है तो पूरे सरफेस के अंदर पहले देखो क्या होता है, पहले वो एब्जॉर्ब करता है यानी कि ऊपर, फिर धीरे धीरे वो अंदर जाने लग जाता है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चौक होता है, चौक, ठीक है, बाई चांस कहीं इंक वगैरह गिर जाए, ठीक है, इंक गिर जाती है, जब उसके अंदर इंक गिर जाती है तो इंक गिरने की वजह से देखो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, चौक को अगर उसके ऊपर रब करते हैं धीरे धीरे तो वो क्या करता है, चौक उस पूरी इंक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पहले ऐड होता है फिर अंदर यानी कि बल्क तक डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, और जो सरफेस पे होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्लियर है। अब छोटी छोटी कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, कि हम उनको क्या क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहला होता है एडजोर्बेट, इसको आप डिफाइन कर लेना सोल्यूट की तरह। सोल्यूट कौन सा होता है, विच हैव अ कैपेबिलिटी टू डिजोल्व इटसेल्फ। इसी तरह एब्जोर्बेट क्या होता है, एब्जोर्बेट भी सोल्यूट की तरह ही होता है, यानी कि मैं बोल दूं जो एडजोर्ब हो ऑन द सरफेस। ठीक है, द substance which adsorbed, जो खुद एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस। ठीक है, द सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट, और दिस सब्सटेंस ऑन विच एड्जॉर्ब इज। ठीक है, यानी कि ये बात बोल दूं कि जो सब्सटेंस सरफेस के ऊपर ऐड होता है उसे एब्जॉर्बेट होता है, और जिस सरफेस के ऊपर होता है, के ऊपर, उसको हम एब्जॉर्बेंट होते हैं। यानी कि ऑन द सरफेस, वो सरफेस आपका क्या होगा, एडजोर्बेंट। एब्जॉर्बेंट आपका क्या होगा, एक तरीके से सोलवेंट की तरह। यानी एग्जांपल हम क्या ले लें, अगर शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, सोल्यूट, और वही एक आपका क्या है, एडजोर्बेट। और वाटर के अंदर होती है तो वाटर क्या आपका, सोलवेंट। ठीक है, तो वो आपका क्या है, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट की डेफिनेशन क्या दोगे, द सब्सटेंस ऑन विच, ठीक है, ऑन विच एड्जॉर्बेट इज एड्जॉर्ब। ठीक है, जिसके ऊपर, ऑन विच एड्जॉर्ब इज टेक प्लेस, ये भी बोल सकते हो। दूसरी आपकी आती है, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन देखो क्या आता है आपका, डिसॉर्प्शन को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, तो एक जब रिमूवल हो जाता है एब्जॉर्ब का, एब्जॉर्ब सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे आप उसके अंदर हीट कर दो या उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा देते हो, तो हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, व्हेन द एब्जॉर्बेट इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। और उसी की तरीके से एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है जिसको हम ओक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्लूजन। ओक्लूजन का मतलब क्या होता है, ओक्लूजन क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है किसका, मैं देखो इस पूरे चैप्टर में एडजॉर्प्शन की बात करूंगा, एब की नहीं। एब का सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा। यानी कि जब एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, किसका, ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस, यानी कि स्पेशल अगर गैस का सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है तो हम उसको ओक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी मेटल के सरफेस के ऊपर अगर गैसेस का क्या आता है, एडजॉर्प्शन, तो हम उसे ओक्लूजन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, किस मैकेनिज्म को वो फेवर करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हम एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, वाटर डाल दिया। ठीक है, तो ये वाटर क्या होगा आपका, एडजॉर्बेंट। ऊपर से मैंने कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया, एडजॉर्बेट।
जो सॉल्यूट के तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखो क्या है, जब वो इधर रहेगा, ठीक है, दो तरह की सरफेस है, यहाँ या यहाँ या यहाँ, ये क्या है, ये चारों जो मैंने डॉट लगाए हैं ये ऑन द सरफेस है, मगर एक डॉट मैं अंदर लगा देता हूँ, मान लो ये सब्सटेंस, यहाँ पर जो इनवर्ड फोर्स लग रही है वो चारों तरफ से हमारी क्या है, यहाँ जो इनवर्ड फोर्स लग रही है वो चारों तरफ से इक्वल है, यानी कि मैं इस पॉइंट पे बोल दूँ बैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है। बट जो इस पॉइंट के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रही है, इधर भी इनवर्ड फोर्स लग रही है, इधर भी इनवर्ड लग रही है, इधर भी इनवर्ड लग रही है, क्लियर है। आपने सरफेस टेंशन चैप्टर में पढ़ा था, मतलब सिर्फ, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास के अंदर सरफेस टेंशन टॉपिक है ये। अब देखो क्या है, जो ये अंदर वाला पॉइंट था उसके तो चारों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रही थी, और ये जो आपको अलग अलग पॉइंट नज़र आ रहे हैं 4, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर है इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लग रही है परपेंडिकुलर। अब एक बात आती है, अगर आप इसको बैलेंस, और यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये चारों पॉइंट के अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स या सरफेस टेंशन क्या लग रही है, इनवर्ड की तरफ लग रही है, इसी को हम रेजिडुअल फोर्स भी बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्स, यानी कि रेजिडुअल फोर्स क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। एक तो एक चीज़ को चारों तरफ से खींचो तो इक्वल है, मगर एक ये वाला जो वाटर का सरफेस है, जो सरफेस टेंशन लग रही है वो रेजिडुअल फोर्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है, और ये अंदर की तरफ इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, यानी कि अब आप इसको क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड, ठीक है, और रेजिडुअल इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसकी वजह से क्या आता है, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रीगेन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई ये बोले कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो एडजॉर्प्शन का रीज़न क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज इन रेजिडुअल फोर्स, ठीक है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रेजिडुअल फोर्स ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन का मैकेनिज़्म फेवर करता है। यानी कि अब मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ, एक चौक, ठीक है, चौक, ये मान लो ये चौक हो गया, और ये मान लो क्या हो गया, इंक होगी, जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, ठीक है, देखो क्या है, इधर से वो क्या करेगा, रेजिडुअल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगी, तभी तो एडजॉर्प्शन का फिनोमिना अकर करता है, वो भी अनबैलेंस्ड। अगर इस वाटर के मॉलिक्यूल को इधर से भी कोई खींचने वाला हो जाए, इधर से कोई खींचने वाला, इधर से खींचने वाला, तो ये कहीं नहीं जाएगा। बट इन क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है, एक तरफ, यानी कि अनबैलेंस फोर्स लग जाता है, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन अक्कर होता है। क्लियर है ये चीज़। और अगर वो तुम्हें बोले किसकी, ठीक है, एक बात और याद रखना, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि जब एडजॉर्प्शन होता है ना, तो एक तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है। ये आप कैसे बोल सकते हो एक्सोथर्मिक के लिए, देखो हम फिर थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो जब कोई सब्सटेंस, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस सरफेस के ऊपर आके चिपक जाता है तो क्या वो वाइब्रेट करता है। जब कोई सब्सटेंस फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, जो नहीं चिपका हुआ सरफेस पे, एब्जॉर्बेंट पे, तो फ्री है, एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक डेल्टा जी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो जब कोई सब्सटेंस इस सरफेस के ऊपर आएगा, एब्जॉर्बेंट के ऊपर, वो चिपक जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा एस डिक्रीज़ हो गई, एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई। अगर एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ नेगेटिव होगी, और अगर ये भी नेगेटिव होगी तो ऑलरेडी इसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो उस केस में आपकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हम गिब्स फ्री एनर्जी को कभी पॉजिटिव ले ही नहीं सकते। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो मेरी बात, हमें हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव ही लेना है ताकि हमारा प्रोसेस क्या हो सके, स्पॉन्टेनियस। चलो दोबारा इस पॉइंट पे चलते हैं। जब वो पार्टिकल एब्जॉर्बेंट पे चिपकेगा तो एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाएगी, एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो
तो उसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन ऐसी है जब आपका डेल्टा एच टी डेल्टा एस से क्या हो जाए, क्या हो, बड़ा हो जाए। यानी कि बड़ा होने का मतलब क्या है, दो कंडीशन है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में चली जाए, बड़ा होने का मतलब ये है कि ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाए। यानी अगर ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव कहाँ होता है, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक पे होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है। और अगर एंडोथर्मिक हो गया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एडजॉर्प्शन की जगह क्या हो जाएगा, वो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, यानी उसके ऊपर चिपकने की बजाय भागने लग जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ होती है। इसका किस तरीके से बता दोगे, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, द रीज़न इज दैट, यानी हीट इवोल्व होती है। तो आप इसके अंदर क्या लाइन लिख सकते हो, व्हेन द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट डिक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज होने की वजह से सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यानी कि एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट, ये चीज़ है। तो अब इन दोनों पॉइंट को रिलेट करो, इन दोनों पॉइंट को, ठीक है, क्या मैकेनिज्म और इसको, तो मैकेनिज्म ऑफ इसको इन दोनों को रिलेट करोगे तो सीधी सी बात है, व्हेन द रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट डिक्रीज, ठीक है, उस केस में सरफेस एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होएगा। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा यही लाइन लिखोगे, वाइट द एब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस या जो भी, तो यही चीज़ आएगी। सबसे बड़ा रीज़न हो गया आपका। क्लियर?